तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये हमारा ग्रुप बी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक 5 ईयर जो प्लान है यानी कि पंचवर्षीय योजना, इसका क्लास नंबर 4 है। और इस क्लास में हम लोग आज आयोजना का द्वितीय चरण के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग आयोजना का प्रथम चरण, जिसको हम लोग नेहरू का चरण कहते हैं, जो आपका 1951 से 1966 तक चला था। आज हम लोग इसके बाद की जो चर्चा करेंगे, जिसमें आपका योजना अवकाश 66 से 69 तक, उसके बाद आपका चौथी पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना और आपका जो है छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो जैसा कि आपको बतलाया गया था, पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरा पंचवर्षीय योजना 56 से 61, तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका 61 से 66। उसके बाद जो है वो हमारे देश में प्रॉब्लम हुआ, जिसके कारण से जो है वो पॉलिसी पैरालिसिस का समस्या आ गया था। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था। देन वो जो है एक वर्षीय योजनाओं के ऊपर जो है वो योजना चलाया सरकार। और यहाँ पे आपका योजना अवकाश रहा, जो आपका 5 ईयर प्लान था, इसको रोक दिया गया 66 से 69 तक को। इसको हम लोग बोलते हैं योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे। ठीक है। तो बताया जा रहा है कि 1966 में चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए तैयार ड्राफ्ट के बावजूद भारत सरकार के द्वारा वार्षिक योजनाओं को प्रारंभ किया गया। तो चौथा पंचवर्षीय योजना का जो है ड्राफ्ट वो तैयार हो गया था, मसौदा तैयार हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो गवर्नमेंट है वो वार्षिक योजनाओं को तैयार किया और वार्षिक योजनाओं को जो है वो प्रारंभ किया। जिसका मुख्य कारण क्या था कि उच्च राजकोषीय घाटा और सरकार की जो है वो खराब वित्तीय स्थिति। तो हमारे यहाँ जो है राजकोषीय घाटा भी बहुत ज़्यादा हो गया था। हम लोग के पास जो है फिजिकल डिफिसिट तो था ही, इसके अलावा जो है वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति आ जा रहा था। इसके अलावा जो है आपका फॉरेक्स रिजर्व है, इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कि कमी हो गया था। और सरकार का जो है वो ख़राब वित्तीय स्थिति, ये सभी इसके मेन कारण थे। आगे देखिए, इस काल में आयोजना की रणनीति में परिवर्तन किया गया एवं सरकार भारी उद्योगों के स्थान पर कृषि विकास पर बल प्रदान किया। जैसा हम लोग देखें, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के ऊपर फोकस किया गया, फिर आपका सेकेंड और थर्ड में आपका भारी उद्योगों के ऊपर फोकस किया गया। लेकिन जब आपका योजना अवकाश आया, जिसमें आपका 5 ईयर के प्लान को छोड़कर 1 ईयर के प्लान के ऊपर जो है वो ध्यान दिया गया, और इसमें जो है वो आपका भारी उद्योगों के स्थान पर कृषि विकास के ऊपर ही बल दिया गया। आगे देख लीजिए, प्रथम जो एक वर्षीय योजना है, इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा एक नई कृषि रणनीति को लागू किया गया। तो हम लोग देखें कि हमारे देश में जो है वो खाद्यान्न उपलब्ध बहुत ही कम हो रहा था। यहाँ पे जो है वो फूड ग्रेन्स का क्राइसिस हो रहा था, भूखमरी बढ़ रहा था, ये गरीबी बढ़ रही थी। तो इस कारण से जो है आपका प्रथम एक वर्षीय जो योजना है, जो आपका योजना अवकाश में जो प्रथम एक वर्षीय योजना है, इसी के बीच में सरकार के द्वारा एक नई कृषि रणनीति को यानी कि एक न्यू एग्रीकल्चर जो है स्ट्रेटेजी को जो है उसको अपनाया गया, जिसको हम लोग हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। और जो आपका ये था, जिसको हम लोग बोलते हैं NAS यानी कि न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, नास, इसको अपनाया गया। और बताया जाता है कि नई कृषि रणनीति जो है वो निजी निवेश पर आधारित भारत की पहली कृषि विकास योजना थी। तो ये जो हरित क्रांति था वो आपका ये जो रणनीति था वो निजी निवेश पर आधारित था, यानी कि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप निवेश कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। सरकार के द्वारा कोई भी जो है वो इसमें आपको फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है। ठीक है। किंतु इस नीति के अंतर्गत सरकार के द्वारा सामुदायिक कृषि अवसंरचनाओं के विकास पर भी बल दिया गया था। देख लीजिए, ये जो आपका हरित क्रांति था, ये जो रणनीति थी, नई कृषि रणनीति, ये आपका निजी निवेश पर आधारित थी ज़्यादातर। लेकिन ये जो नीति है, इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा जो सामुदायिक कृषि अवसंरचना है, सामुदायिक कृषि अवसंरचना यानी कि जो आपका कम्युनिटी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके विकास के ऊपर भी ध्यान दिया गया। जैसे कि सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया, ऊर्जा अवसंरचना का विकास किया गया, बिजली की व्यवस्था जो है वो की गई थी। ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद जो है वो बोला जा रहा है कि यद्यपि नई जो कृषि रणनीति है यानी कि जो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी है, नास, ये जो है वो निजी निवेश पर आधारित थी, यानी कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही निवेश कर सकेगा। और इस कारण हरित क्रांति केवल उन्हीं क्षेत्रों में सफल रही जो पहले से ही अधिक विकसित थे। तो जहाँ के किसान धनी थे वही किसान इसको इंट्रोड्यूस कर पाए और वही किसान इसका फ़ायदा उठा पाए। जैसे कि भारत का उत्तर पश्चिमी प्रदेश, खास करके पंजाब, हरियाणा और जो वेस्टर्न यूपी है वो वाला क्षेत्र, और जो आपका कावेरी डेल्टा क्षेत्र है यानी कि तमिलनाडु का एरिया, यहाँ पे जो आपका उत्तर पश्चिमी प्रदेश है
उत्तर पश्चिमी जो वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे गेहूं का खेती ज़्यादा हुआ, और कावेरी डेल्टा वाला क्षेत्र में जो है वो चावल का खेती ज़्यादा हुआ। तो हरित क्रांति से हम लोगों का चावल और जो गेहूँ है इसका जो है उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा, ये हम लोग तो मानते हैं। लेकिन आपका इससे क्या हो गया, क्षेत्रीय जो है वो असमानता बढ़ी, क्षेत्रीय असमानता बढ़ी, यानी कि जो उत्तर पश्चिम प्रदेश है वो बढ़ा, और कावेरी डेल्टा क्षेत्र ये आपका और भी यहाँ पे उत्पादन बढ़ गया, बाकी क्षेत्रों में तो उत्पादन नहीं बढ़ा। फिर बोला जा रहा है कि पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में हरित क्रांति जो है वो आपका असफल रही, और जिसके मुख्य कारण निजी निवेश को माना जाता है। तो इसके मुख्य कारण क्या थे, तो निजी निवेश को माना जाता है। आगे देख लीजिए, नई कृषि रणनीति की विशेषताएं क्या थी वो देख लीजिए। तो इसका कुछ विशेषता भी था कि यहाँ पे उच्च उत्पादन वाले किस्मों यानी कि बीज का प्रयोग किया गया था, यानी कि हाई यील्ड वेराइटी जो है बीज का इसमें प्रयोग किया गया था और उसके प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया था। सरकार के द्वारा सब्सिडी के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। सरकार जो है वहाँ पे सब्सिडी दिया। अब सब्सिडी दिया जो आपका रासायनिक उर्वरक है और जो आपका कीटनाशक है। रासायनिक उर्वरक यानी कि जो आपका केमिकल फर्टिलाइज़र है, और कीटनाशक मतलब होता है पेस्टिसाइड्स, इसके उपयोग को सरकार जो है वो बढ़ोतरी किया, इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया सब्सिडी के माध्यम से। थर्ड नंबर पॉइंट देखिए, उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु गहन कृषि यानी कि इंटेंसिव फार्मिंग पर जो है वो बल प्रदान किया गया। पहले जो है लोग आपके केवल जीवन निर्वाह कृषि किया करते थे, फिर बाद में जो है वो गहन कृषि करने लगे, और धीरे धीरे जो है वो आपका वाणिज्यिक कृषि करने लगे। तो ये सभी, इससे उत्पादकता बढ़ा, उत्पादन में भी वृद्धि हुई, उत्पादकता भी बढ़ा, इससे गहन कृषि इंटेंसिव फार्मिंग इसके ऊपर जो है वो बल प्रदान किया गया। आगे नया पॉइंट देख लीजिए कि जो है वो आपका सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, अब एक पॉइंट देख लीजिए कि आपका नई कृषि रणनीति की आलोचना। तो जो आपका नई कृषि रणनीति लाई गई थी उसका हम लोग आलोचना देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, पूरा का पूरा आप केवल ग्रीन रिवॉल्यूशन का आलोचना नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आपका नई जो कृषि रणनीति था इसको मिलाकर जो है वो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे, कैसे कैसे वो देख लीजिए। और इस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल से नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हम लोगों को आगे चल के ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से एक टॉपिक पढ़ना ही है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है कि नई कृषि रणनीति के अंतर्गत केवल खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर अधिक बल दिया गया। तो जो आपका खाद्यान्न फसल है, जो आपका फूड ग्रेन्स है, जो खाने के लिए, उसी के ऊपर ज़्यादा बल दिया गया, जैसे कि गेहूँ, चावल और मक्का के ऊपर। इसके अलावा जो है वो आपका और भी है, दलहन फसलें हैं, इन सभी के ऊपर जो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो केवल 3 चीज़ के ऊपर ही, गेहूँ, चावल और मक्का, इन्हीं का जो है वो आपका HYV बीज जो है वो आपका उपलब्ध था। आगे देख लीजिए, इस रणनीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय एवं आय असमानता में तीव्र गति से वृद्धि हुआ। क्षेत्रीय असमानता भी बढ़ा और आय असमानता में भी क्या हुआ, वृद्धि हुआ तीव्र गति से, एकदम रेडिकल। परिणाम स्वरूप 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि ऋण में वृद्धि करना था। तो इससे क्या हुआ कि लास्ट में हम लोगों को इसका परिणाम ये हुआ कि 1969 में जो है वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और इसका एक ही पर्पज़ था कि जो आपका कृषि ऋण है इसमें वृद्धि करना है। अब लोगों के पास पैसा ही नहीं बच रहा है, तो पैसा ही नहीं है तो वो खेती कहाँ से करेंगे, तो इसके लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और जो बैंक है वो प्रोवाइड करवाएंगे आपको कृषि ऋण देंगे, यानी एग्रीकल्चर करने के लिए आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे, जिसके माध्यम से आप जो है वो खेती कर सकते हो। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। इसके अलावा देख लीजिए, इसके अलावा सरकार के द्वारा वित्तीय समावेशन हेतु, तो सरकार के द्वारा जो है वो आपका वित्तीय समावेशन हेतु अनेक प्रकार के बैंकिंग योजनाओं का प्रारंभ किया गया। तो वित्तीय समावेशन के लिए यानी कि जो फंडिंग इंक्लूसिवनेस के लिए सरकार के द्वारा बैंकिंग योजनाओं का, बैंकिंग जो है स्कीम का, पॉलिसी का, प्रोग्राम का बहुत ज़्यादा स्टार्ट किया गया। जैसे कि आपका प्राथमिक क्षेत्रक सुधार यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्राथमिक क्षेत्रक उधार, अग्रणी बैंक नीति यानी कि लीड बैंक स्कीम, इसके अलावा ऋण मेला योजना इत्यादि। तो क्या बोला गया, इसके अलावा जो है सरकार के द्वारा जो है वो अलग अलग वित्तीय समावेशन के लिए अनेक प्रकार के बैंकिंग योजनाओं का प्रारंभ किया गया, जैसे कि आपका प्राथमिक क्षेत्रक उधार यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इसके अलावा अग्रणी बैंक नीति यानी कि लीड बैंक स्कीम, इसके अलावा ऋण मेला योजना इत्यादि का शुरुआत किया गया। इसको जो है वो हम लोग शॉर्ट में ही पढ़े, क्योंकि इसको हम लोग आगे पढ़ना ही है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का जो है पॉइंट, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे ही।
तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। अभी तक जो है वो हम लोग योजना अवकाश के बारे में देखे थे, और साथ ही साथ जो इसमें नई कृषि रणनीति लाया गया था इसको हम लोग देखे। नई कृषि रणनीति का थोड़ा सा विशेषता, थोड़ा सा उसका आलोचना भी देख लिए थे। यहाँ इसका पॉइंट को ज़्यादा हम लोग हाईलाइट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का अलग यहाँ पे पंचवर्षीय योजना चल रहा है, इसलिए जब हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़ेंगे तब इसको हम लोग थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए। तो योजना अवकाश के बाद जो है वो आपका चौथी पंचवर्षीय योजना आता है। वो आपका आता है 1969 से लेकर 1974 तक। ठीक है ना, तो चौथी पंचवर्षीय योजना आता है। और ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना होता है ये आपका गॉडगिल फार्मूला पे डिपेंड होता है, गॉडगिल फार्मूला पे। और ये जो गॉडगिल फार्मूला है ये आपका वित्तीय विकेंद्रण यानी कि टैक्स का बंटवारा, इसके ऊपर ये ज़्यादा जो है वो निर्भर रहता है। तो ये आपका वित्तीय विकेंद्रीकरण यानी कि टैक्स का बंटवारा, इसके ऊपर ये निर्भर रहता है। ठीक ना, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट, तो बोला जा रहा है कि ये जो आपका चौथी पंचवर्षीय योजना है, इस यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भरता और स्थायित्व था। तो समृद्धि, आत्मनिर्भरता और स्थायित्व ये चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। यह योजना समाजवादी विचारधारा यानी कि एकदम आपका मार्क्स, जो आपका मार्क्सवादी होता है ना, समाजवादी को भी बोलते हैं सोशलिस्ट, जो सोशलिस्ट आपका आइडियोलॉजी है, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी विचारधारा, इसके ऊपर ये आधारित भारत का प्रथम योजना था। ये कैसा था? समाजवादी विचारधारा पर आधारित था, जिसका मुख्य उद्देश्य न्याय के साथ समृद्धि को सुनिश्चित करना था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका समाजवादी विचारधारा पर आधारित था, और ये भारत का प्रथम योजना था समाजवादी विचारधारा पे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था न्याय के साथ समृद्धि को सुनिश्चित करना। आपका समृद्धि, आत्मनिर्भरता और आपका स्थायित्व, ये तो इसका पर्पस था ही, लेकिन इसका मेन पर्पस कि न्याय के साथ ही समृद्धि को सुनिश्चित करना है। सामाजिक न्याय की स्थान हेतु, सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु भारत सरकार के द्वारा सर्वाधिक बल कृषि विकास एवं गरीबी उन्मूलन पे दिया गया। अब देख लीजिए इसमें ना आपका सामाजिक तत्व को बहुत ज़्यादा, सामाजिक विचारधारा वाले जो तत्व है इसमें बहुत ज़्यादा ऐड किया गया। और इसमें जो अभी आपका सामाजिक न्याय है यानी कि जो आपका सोशलिस्ट जो आपका सोशल जस्टिस है, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए यानी कि सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए भारत सरकार के द्वारा सर्वाधिक बल आपका कृषि विकास में दिया गया और आपका गरीबी उन्मूलन में दिया गया। आई होप ये लाइन आपको समझ में आया होगा। फिर देख लीजिए आपका औद्योगिक विकास हेतु भारत सरकार के द्वारा औद्योगिक नीति 1956 के अंतर्गत एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम 1969 को लागू किया गया। तो औद्योगिक विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा औद्योगिक नीति 1956 लाया, और वही औद्योगिक नीति 1956 जो था उसी के तहत एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम लाया। तो औद्योगिक नीति 1956 के द्वारा एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 में लाया। ठीक है ना, ये होता है आपका मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन एक्ट, इसको हम लोग आगे देखेंगे। यानी कि जो आपका एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम है, यानी कि इसमें जो है वो आपका किसी के व्यापार के ऊपर किसी का मोनोपोली नहीं रहेगा। तो मोनोपोली को रोकना है, रिस्ट्रिक्शन करना है जो है एकाधिकार को। तो ये एक्ट को लाया गया था 1969 में, और इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, पर्पस क्या था देख लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर, यहाँ देखो मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन क्या है उसका पर्पस देख लीजिए थोड़ा सा, कि प्राइवेट सेक्टर का एकाधिकार को रोकना, वरना प्राइस का डिसीजन मेकिंग ओनली निजी क्षेत्र के द्वारा ही होगा। सिंपल सी बात है। अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी है जिसके प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे जो अभी फ़ी का जो स्ट्रक्चर होगा वो उसी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब वो मनमाना तरीके से फीस भी लेगा तो आप कुछ कर नहीं पाइएगा। तो अगर आप एक नियम बना दीजिएगा, आप एक कोई एक्ट ला दीजिएगा कि स्कूल का जो फीस है वो बच्चा का फीस 5 क्लास तक का इतना फीस, 8 क्लास तक का इतना फीस, 10 क्लास तक का इतना फीस रहेगा, तो कोई भी जो प्राइवेट स्कूल भी रहेगा वो कितनों भी जाकर अपना जो है वो फीस का स्ट्रक्चर बढ़ा देगा, वो उसको उससे ज़्यादा नहीं ले जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन एक्ट को लाना था ताकि एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम को लाकर जो है वो किसी भी व्यापार के ऊपर किसी का मोनोपोली नहीं होगा और वो अपने मनमाने तरीके से उसका दाम नहीं बढ़ा देगा। इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसमें भारत जो है वो ऊर्जा संकट से भी झेल ही रहा था। तो भारत जो है वो आपका वैश्विक ऊर्जा संकट भी यहाँ पे झेल रहा था इस समय 1969 में। तो वैश्विक ऊर्जा संकट से भी भारत उस समय जूझ रहा था। ठीक है, तो ये आपका चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में हो गया। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है इसका हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना के एक बार हम लोग पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका थोड़ा सा एक हम लोग पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट बातें।
ठीक है ना, कि चौथी पंचवर्षीय योजना क्या है क्या नहीं है, सो वो देख लीजिए। तो बताया जा रहा है ये रहा आपका चौथी पंचवर्षीय योजना यानी कि फोर्थ 5 ईयर प्लान। यहाँ बताया जा रहा है इसका स्थापना जो है स्टार्ट ये 1 अप्रैल 1969 से हुआ और 31 मार्च 1974 तक ये चला। ये जो मॉडल है वो आपका खुली निरंतरता मॉडल है, जिसको हम लोग अशोक रुद्र और एलन मन्ने के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे जो लक्षित विकास दर था वो 5.7% था और जो दर की जो प्राप्ति हुई थी वो आपका 3.3 हुआ था, मात्र 5.7% इसका टारगेट रखा गया था। और लक्ष्य का जो प्राप्ति हुआ था उपलब्धि वो मात्र 3.5% हुआ था, 3.3%। ये एकदम पूरी तरीके से असफल हुआ था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देखिए तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था, यानी कि ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। इसमें राष्ट्रीय आय और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना था, संतुलित विकास पर जोर देना था, आय एवं संपत्ति वितरण तथा क्षेत्रीय असमानता में कमी लाना था और कृषि के लिए नए अवसर उपलब्ध कराना था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए तो चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गॉडगिल के द्वारा तैयार किया गया था। इस कारण से इसको हम लोग जो है वो आपका गॉडगिल योजना भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये आपका गॉडगिल फार्मूला पे भी डिपेंड था, यानी कि वित्तीय विकेंद्रीकरण यानी कि टैक्स का बंटवारा। योजना का जो प्रस्तावित व्यय था वो आपका 15,900 करोड़ रुपये था और जिसका वास्तविक व्यय आपका 15,789 करोड़ रुपये हो पाया। और बात देख लीजिए इंपॉर्टेंट बात, इस योजना में कृषि एवं सिंचाई पर पुनः प्राथमिकता दी गई और इस योजना के तहत 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। और आपका MRTP एक्ट 1969 लाया गया। MRTP एक्ट क्या बोलते हैं? MRTP एक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 में लाया गया। इसके अलावा बफर स्टॉक की जो धारणा, इसको भी सामने लाया गया। तो ये सभी जो है आपका चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको बताया गया है डिटेल से। तो ये रहा आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट इसके आगे की चर्चा करते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो ये रहा आपका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 1974 से लेकर 1978 तक रखा गया था। और इसमें जो है इसमें 1979 वाला रोलिंग प्लान ऐड कर दी गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। तो देख लीजिए बाद में जो देखिए 1974 से लेकर 1978 तक 5वां नंबर का जो है पंचवर्षीय योजना चला था। और जो आपका 1979 में और 1980 में जो आपका रोलिंग प्लान था ना, तो 1979 वाला रोलिंग प्लान को पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का ही भाग माना जाता है, ठीक है ना, इंदिरा गांधी के समय में। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। आगे देख लीजिए पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना था, इसका मुख्य उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता था। तो निर्धनता उन्मूलन था और आत्मनिर्भर था। इसी के समय जो है वो आपका गरीबी हटाओ, ये स्लोगन दिया गया था, नारा दिया गया था। इस कारण भारत सरकार के द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी कि मिनिमम नीड प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया था। तो भारत सरकार के द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी कि मिनिमम नीड प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया था, जिसका अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो कुछ न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना था। तो आपका जो लोगों का जीवन स्तर को सुधार करने के लिए, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है इसको बेहतर करने के लिए, उनकी जो आपका न्यूनतम कुछ जो न्यूनतम जो है मूलभूत आवश्यकता है इसको पूरा करना था। जैसे कि बेसिक नीड्स की बात करें तो आपका फूड हो गया, आवास हो गया, कपड़ा हो गया, बिजली हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सभी उनका सभी लोगों का जो है वो आपका मूलभूत आवश्यकता है, कम से कम ये तो होना चाहिए। इसको फुलफिल करने का प्रयास किया गया और इसी के लिए जो है वो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम ये चालू किया गया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही, ठीक है ना। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। आगे देख लीजिए बताया गया कि बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए ही आपका PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंदिरा आवास इत्यादि जैसा प्रोग्राम को भी चालू किया गया था। तो इसको पूरा करने के लिए आपका PDS सिस्टम, इंदिरा आवास, ये सभी को चालू किया गया है। आगे देख लीजिए निर्धनता उन्मूलन हेतु सरकार के द्वारा 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसे निर्देशित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम भी कहा जाता है, यानी कि डायरेक्टेड एंटी पॉवर्टी प्रो यानी कि निर्देशित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम। निर्देशित मतलब
आपका डायरेक्टेड, निर्धनता मतलब आपका पॉवर्टी विरोधी कार्यक्रम यानी कि एंटी प्रोग्राम। तो डायरेक्टेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था जो है वो आपका 1975 में गरीबी उन्मूलन के लिए, सॉरी निर्धनता उन्मूलन के लिए, समझिए गरीबी उन्मूलन के लिए ही। और ये जो प्रोग्राम था वो आपका 20 फॉर्मूला पे आधार था, इसका ये डिपेंड था, यानी कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, मतलब 20 को अलग अलग फॉर्मूला पे जो है वो आपका कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया। इसी में देख लीजिए, किंतु राजनीतिक अस्थिरता के कारण न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, इसको जो है हम लोग सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भी कहते हैं, इसको लागू करने में सरकार असमर्थ रही। तो सरकार जो है वो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम स्टार्ट कर रही थी, लेकिन ये जो है वो ये क्या बोलते हैं, सरकार असमर्थ रही थी क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता बहुत ही ज़्यादा था। तो था 1978 में जनता पार्टी के सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर रोलिंग प्लान को स्टार्ट किया गया। फिर देख लीजिए, अभी बताया गया था कि राजनीतिक अस्थिरता बहुत थी, तो कांग्रेस का सरकार गिर गया। उसके बाद 1978 में जनता पार्टी का सरकार आया, और जब जनता पार्टी का सरकार आया तो ये क्या किया कि जो पंचवर्षीय योजना था इसको रिप्लेस करके जो है वो क्या किया, रोलिंग प्लान को स्टार्ट कर दिया। फिर देखिए 1980 में कांग्रेस सरकार फिर आया, तो अब कांग्रेस सरकार जैसे आया वैसे तुरंत जो है वो प्रथम रोलिंग प्लान को 5वीं पंचवर्षीय योजना का भाग मान लिया। तो देख लीजिए, पहले आपका कांग्रेस था, कांग्रेस को रिप्लेस किया तो पंचवर्षीय योजना के स्थान पे रोलिंग प्लान को लाया। फिर 1980 में कांग्रेस की सरकार आई, तो जो आपका रोलिंग प्लान था, तो जो आपका प्रथम रोलिंग प्लान है उसको 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही जो है वो आपका मान लिया गया, उसी का भाग। ठीक है, तो ये सभी घटना देखने को मिलता है राजनीतिक अस्थिरता के कारण। अब देख लीजिए यहाँ पे चौथा पंचवर्षीय योजना और 5वां पंचवर्षीय योजना के बाद जो है वो आपका रोलिंग प्लान आया। उसके बाद फिर आपका छठा पंचवर्षीय योजना आता है। रोलिंग प्लान की बात कीजिएगा तो ये आपका 1979 और 1980 में आया है। तो ठीक है ना, कहीं कहीं पे 1978 और 1979 दिया रहता है, लेकिन 78 को ही 5वीं पंचवर्षीय योजना का भाग मान लिया गया था आपका कांग्रेस के द्वारा। और 1979 और 1980 के बीच में जो है वो आपका एक साल के लिए रोलिंग प्लान आया था। इस रोलिंग प्लान के बारे में देख लीजिए, ये 1 वर्ष का प्लान था। तो बताया जाता है कि रोलिंग प्लान का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो अर्थशास्त्री गुनार मिडाल के द्वारा अपने प्रसिद्ध पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था। तो रोलिंग प्लान का सर्वप्रथम प्रयोग गुनार मिडाल के द्वारा एशियन ड्रामा नाम का पुस्तक में किया गया था। रोलिंग प्लान एक प्रकार का 1 वर्षीय योजना था। रोलिंग प्लान जो था वो 1 साल का योजना हुआ करता था, जिसमें योजना के लक्ष्यों को प्रत्येक वर्ष निर्धारित किया जाता था। तो जो भी योजना का जो लक्ष्य है इसको प्रत्येक साल के लिए निर्धारित किया जाता था, तथा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार संसाधनों का आवंटन प्रत्येक वर्ष किया जाता था। तो जो भी आप हर एक साल के लिए जो है वो क्या कीजिएगा, प्रत्येक वर्ष जो है वो योजना के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता था, और उन्हीं निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर ही संसाधनों का आवंटन प्रत्येक वर्ष किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक वर्ष क्रियान्वित योजनाओं का समीक्षा भी किया जाता था। तो जो भी हर एक साल जो आप योजना का जो है क्रियान्वयन किए हैं, इम्प्लीमेंटेशन किए हैं, उनका आप समीक्षा भी कीजिएगा, रिव्यू भी कीजिएगा। तथा चालू वर्ष में क्रियान्वित योजनाओं के समीक्षा के आधार पर आगामी वर्ष की योजना लक्ष्यों को निर्धारित कर संसाधनों का आवंटन किया जाता था। मतलब कि आप एक पिछले साल का जो है योजना जो है पिछले साल का जो मतलब सॉरी आप इस साल जो है वो एक मतलब अगले साल के लिए क्या कीजिए, जो है वो लक्ष्य निर्धारित कीजिएगा, और उसी लक्ष्य के आधार पे ही आप संसाधनों का आवंटन कीजिएगा। फिर ये 1 साल बीत जाएगा, तो आप जब नया साल का योजना लक्ष्य लाइएगा उससे पहले पिछले साल का जो योजना लक्ष्य था उसमें कितना क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका समीक्षा कीजिएगा और उसका रिपोर्ट दीजिएगा। और उसी रिपोर्ट के बाद जो है वो आप अगले साल के जो है वो योजना लक्ष्य का रिपोर्ट दीजिएगा कि अगले साल हम क्या क्या लक्ष्य रखे हैं वो निर्धारित कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए। फिर बोला जाता है किंतु भारत जैसे देश 1 वर्ष के अंतर्गत किसी भी योजना को रोल कराना अत्यंत कठिन कार्य है। कहने मतलब क्या है कि भारत जो है इतना बड़ा, इसमें विविधता है, तो अलग अलग क्षेत्रों में इतना ज़्यादा परेशानी है, सभी का एक जैसा परेशानी नहीं है ना। तो ऐसे में जो है वो 1 साल में ही आप किसी योजना को बनाइए, कोई भी टारगेट कोई भी लक्ष्य को बनाइए और उस लक्ष्य को 1 साल में ही पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। तो भारत जैसे देश में जो है वो संभव नहीं है। ठीक ना। और इस प्रकार देखिएगा तो जो रोलिंग प्लान है वो आपका अनुपयोगी और पूरी तरीके से ये आपका जो है वो असफल साबित हो गया। तो रोलिंग प्लान एकदम पूरी तरीके से आपका असफल साबित हुआ, कोई फ़ायदा इसका नहीं हुआ रोलिंग प्लान का। अब देख लीजिए, ये जो रोलिंग प्लान था जो कि आपका 1 वर्ष के लिए चला था, इस रोलिंग प्लान के बाद जो है वो हम लोग लाते हैं छठा पंचवर्षीय योजना। तो रोलिंग प्लान के बाद जो है वो आपका नेक्स्ट आता है, उसको बोलते हैं हम लोग
छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का थोड़ा सा कीवर्ड देख लेते हैं पीटी एग्जाम के लिए। ठीक है ना, जो है वो आपका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। ये रहा आपका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो टाइम पीरियड था 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1979 तक। ये मॉडल आपका डी धर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसको जो है वो आगत निर्गत मॉडल यानी कि इनपुट आउटपुट मॉडल कहा जाता है। इसमें जो लक्षित विकास दर था वो 4.4 रहा था और प्राप्त जो विकास दर था वो 4.8% था। ये इस योजना सफल हुआ था। इसमें मुख्य उद्देश्य की बात कीजिएगा तो गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। इसमें आपका न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, भूमिहीनों के लिए आवास, पोषण, ग्रामीण सड़क, विद्युतीकरण जैसे मूलभूत आवश्यकताओं इत्यादि पे बल दिया गया था। इसमें आपका न्यायपूर्ण मजदूरी कीमत, उसके बाद आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात संवर्धन पे बल दिया गया। खाद्यान्न भंडार एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो आपका पीडीएस है ये सब स्टार्ट किया गया। फिर आपका आर्थिक, सामाजिक एवं क्षेत्रीय असमानता को कम करना इसका उद्देश्य था। इसके अलावा कृषि के लिए आधुनिकीकरण का उपयोग किया गया और उद्योग के माध्यम से आम उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन किया गया। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। यह मॉडल जो है वो आपका गॉडगिल योजना पर आधारित था। इसमें आगत निर्गत के 60 क्षेत्रों को शामिल किया गया था और इस योजना को जनता पार्टी की सरकार ने समय से 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया था और छठी योजना जो है वो 1978 से 79 को लागू किया गया था, जिसे अनवरत योजना यानी कि जो है वो आपका रोलिंग प्लान कहा जाता है। रोलिंग प्लान का प्रतिपादन गुनार मिडाल ने किया था तथा इसे भारत में लागू करने का जो श्रेय वो आपका डीटी लकड़वाला को दिया जाता है, नॉट लकड़वाला। इसके तहत गरीबी निवारण हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था। क्या? तो आपका 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था और उस जो है 20 सूत्री कार्यक्रम को ही हम लोग निर्देशित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम यानी कि डायरेक्टेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक ना, ये भी आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे। तो छठी पंचवर्षीय योजना क्या है क्या नहीं उसको देख लीजिए थोड़ा सा आप। ठीक है, ये रहा आपका छठी पंचवर्षीय योजना जो कि आपका 1980 से लेकर 1985 तक चला था। इसमें जो आपका फोकस है वो आपका गरीबी उन्मूलन पे किया गया था जो कि आपका सामाजिक न्याय से संबंधित था। गरीबी उन्मूलन कैसे किया जाएगा? सबसे पहले आप रोजगार का सृजन कीजिएगा। रोजगार का सृजन कैसे कीजिएगा? तो आप अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से कीजिएगा और रोजगार का सृजन आप 2 तरह से करना है। एक आपका श्रम आधारित रोजगार कार्यक्रम और एक आपका स्वरोजगार कार्यक्रम यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाना है और एक तरफ आपका वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाना है। जो आपका वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था इसके लिए NREP चलाया गया यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसको हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कहते हैं, ये चलाया गया। और वहीं जो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है यानी कि स्वरोजगार कार्यक्रम है, इसके लिए आपका IRDP चलाया गया जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं यानी कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसी का जो है वो बदला रूप 2005 में मनरेगा के रूप में जो है वो अस्तित्व में आया और इसी का ही एक पार्ट है MSME प्रोग्राम यानी कि IRDP का एक पार्ट है MSME प्रोग्राम और NREP का एक बदला हुआ रूप है मनरेगा। फिर देख लीजिए नोट, NREP ये एक कार्यक्रम था, अब मनरेगा जो है वो एक आपका अधिकार है। फिर देख लीजिए आपका IRDP यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बताया जा रहा है कि वर्तमान में इसी का ही जो पार्ट है वो शहरों में स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया है। तो शहरों में आप देख रहे होंगे स्टार्टअप इंडिया है, कहीं पे स्टैंड अप इंडिया है, ये सभी जो है वो आपका IRDP का ही पार्ट है यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम का ही पार्ट है। आगे देख लीजिए, एक आपका IRDP यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था आपका रूरल क्षेत्रों में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में। वहीं आपका IUDP यानी कि इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था जो है वो आपका अर्बन एरिया में यानी कि शहरी क्षेत्रों में। तो IRDP ग्रामीण क्षेत्रों में और IUDP ये आपका शहरी क्षेत्रों में चलाया गया था। तो आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गया था। आगे देख लीजिए यहाँ पे छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो छठी पंचवर्षीय योजना में सरकार के द्वारा पुनः फिर से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को फिर से प्रारंभ किया गया और गरीबी उन्मूलन हेतु सरकार के द्वारा 2 प्रकार के रोजगार सृजन कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया, 2 तरह का। पहला है NREP यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
जो है वो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इसको शुरू किया गया। इसे श्रम आधारित रोजगार कार्यक्रम भी कहा जाता है और वर्तमान समय में इसे मनरेगा भी कहा जाता है। और दूसरा जो है वो आपका समेकित यानी कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और इसको जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया गया था और एक आपका शहरी क्षेत्रों में IUDP शुरू किया गया था। फिर देख लीजिए जो आपका एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो आपका सब रोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसरों को बढ़ाना था। और वर्तमान समय में इसके उन्नत रूप को हम लोग स्टार्टअप इंडिया या फिर एक स्टैंड अप इंडिया कहते हैं। और इसी का उन्नत रूप यानी कि इसी का अपडेटेड फॉर्म या फिर अपग्रेडेड फॉर्म आपका यही है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, इस पंचवर्षीय योजना में सरकार का फोकस एरिया बड़े उद्योगों के स्थान पे जो है वो आपका कुटीर और जो छोटे उद्योग है, कुटीर और आपका जो छोटे उद्योग है इसका विकास करना था। यानी कि MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इसका जो है वो विकास करना था, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो आपका सब रोजगारों के अवसरों में वृद्धि करना था। और इसे ग्रामीण एवं सूक्ष्म उद्योग विकास कार्यक्रम भी कहा जाता है। तो इसको जो है वो आपका ग्रामीण एवं सूक्ष्म उद्योग विकास कार्यक्रम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगों के स्थान पे छोटे छोटे उद्योगों के ऊपर, छोटे छोटे जो लघु उद्योग है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। इसको भी आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। तो और इसमें एक पॉइंट और देख लीजिए कि जो है छठा जो 5 ईयर प्लान है उसको हम लोग आधारभूत संरचनाओं के विकास पर आधारित था ये। तो आधारभूत अवसंरचनाओं के विकास पर आधारित कौन सा 5 ईयर प्लान था? तो आपका 5th 5 ईयर प्लान था। ठीक है, आई होप ये वाला लाइन आपको पता चल गया होगा। इसी में थोड़ा सा आप और देख लीजिए, बोला गया कि इसके अलावा भारी उद्योगों में निवेश के स्थान पे आधारभूत संरचनाओं का विकास पर बल दिया गया। तो भारी उद्योगों के स्थान पे आधारभूत संरचनाओं का या फिर अवसंरचनाओं के विकास पे बल दिया गया, जैसे कि आपका सड़क निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधित अवसंरचना का विकास ज़्यादा किया गया। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये सभी बनाया गया। इसके अलावा आधारभूत अवसंरचनाओं के विकास को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी कि आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम से जोड़ दिया गया। तो जो अभी आपका आधारभूत संरचना वाला जो आधारभूत संरचना के जो विकास को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के साथ इसको मर्ज कर दिया यानी जोड़ दिया। बोला कि मीन्स एग्जाम्पल के लिए बोला गया कि गवर्नमेंट रोड स्कूल बनाएगा तो आपको उसमें रोजगार देगा, सिंपल सी बात है। तो जो है वो आपका जो है वो क्या बोला गया कि आधारभूत संरचना के विकास को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के साथ जोड़ दिया। गवर्नमेंट जो है वो रोड बनाएगा, स्कूल बनाएगा, कॉलेज बनाएगा, कुछ भी बनाएगा तो इसमें आपको रोजगार वो देगा। सिंपल सी बात, ये आपको ध्यान में रखना होगा। आगे देख लीजिए, इस पंचवर्षीय योजना में अवसंरचना विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे अधिक बल ऊर्जा विकास को दिया गया, मीन्स बिजली पहुँचाया गया गाँव गाँव तक। तो ये जो आपका छठी पंचवर्षीय योजना है इसमें अवसंरचना विकास कार्यक्रम के ऊपर अधिक ध्यान दिया गया और उसमें भी सबसे अधिक बल जो है वो आपका ऊर्जा विकास के ऊपर दिया गया। कहने का मतलब है बिजली पहुंचाया गया था, गाँवों गाँवों तक बिजली को पहुंचाया गया था, ये काम किया गया था। अब जो है वो हम लोग थोड़ा सा छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में हल्का सा और सुन लेते हैं। अगर हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो आपका बताया गया है, तो ये रहा आपका छठी पंचवर्षीय योजना। इसमें जो है वो बताया गया है कि इसका जो है वो 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक रहा था। ये जो मॉडल है वो आपका योजना आयोग का मॉडल था। इसमें लक्षित विकास दर 5.2 था और इसमें प्राप्त विकास दर 5.4% रहा, यानी कि सफल रहा था। मुख्य उद्देश्य जो है वो आपका गरीबी निवारण और रोजगार सृजन था। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था तथा उन्हें 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए जो आपका छठी पंचवर्षीय योजना है इसमें रोजगार सृजन और गरीबी निवारण का जो है उद्देश्य रखा गया। छठी पंचवर्षीय योजना राजनीतिक एवं आर्थिक दोनों ही कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस योजना के पूर्व भारत आज़ादी के बाद अनेक राष्ट्रीय आपातों की स्थिति से गुजर चुका था। इसमें हम लोग चीन पाकिस्तान युद्ध, सुरक्षा एवं श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के साथ कृषि आयात में अधिक निर्भरता, रुपये के अभाव में योजना अवकाश और ऐसे कई सारे मुद्दे थे जिसका सरकार पर चौतरफा दबाव था। इस बीच एक अच्छी घटना यह घटी कि भारत में हरित क्रांति को प्राप्त कर चुका था फलता, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न की जो कमी है इसको पूरा किया गया और आयात को जो है वो थोड़ा बहुत हतोत्साहित किया गया। इसके अलावा देख लीजिए इसमें थोड़ा सा और अन्य महत्वपूर्ण बात क्या है, तो इस योजना में लक्षित जो व्यय था वो आपका 95,500 करोड़ रुपये था, जबकि वास्तविक व्यय आपका
आपका 10,92 आपका 10,92 रहा ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो जिसमें आपका 1 लाख आपका फिर 90,000 ऐसे करके समथिंग है, 1,09,292 था। इस योजना के दौरान मानक व्यक्ति वर्ष यानी कि स्टैंडर्ड पर्सन ईयर को रोजगार मापन के लिए अपनाया गया, और जिसके तहत प्रतिदिन 8 घंटे का काम करने के समय को तय किया गया, और वार्षिक जो है वो 273 दिन, जिसे मानक व्यक्ति वर्ष कहा जाता था। आपको एक साल में 273 दिन काम करना है और आपको डेली 8 घंटे का काम करना है। ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन के लिए IRDB, NREP और आपका ट्राइसम, फिर आपका आपका ड्वाइक्रा, फिर आपका RLEGP योजनाएं चलाई गई। IRDP का मतलब वही मतलब क्या, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। NREP का मतलब जो है वो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये सभी चलाया गया था। योजना आयोग के द्वारा 1977 में गरीबी निर्देशांक तैयार किया गया था, तथा गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया था। इसके बाद देख लीजिए, छठी पंचवर्षीय योजना को 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जिसे पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण को पहली बार छठी योजना में ही अपनाया गया था, और ग्रामीण निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय जैसे दीर्घकालिक उद्देश्यों को इसमें एक साथ जोड़ा गया था। तो ये सभी जो है वो अदर फैक्ट हो गया था आपका, जो है वो छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में। आई होप ये वाला जो लाइन है आपको समझ में आ गया होगा, छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में सारा पॉइंट। अब देख लीजिए, इसके अलावा जो नेक्स्ट बातें हैं वो हो जाएगा आपका नेक्स्ट, आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना को भी थोड़ा सा आप देख लीजिए क्या है क्या नहीं है, सो ठीक है। तो ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना है, ये इसका टाइम पीरियड 1985 से लेकर 1990 तक रहा था, और बताया जाता है कि यहाँ पे इनवर्ड ओरिएंटेड प्लान को अपनाया गया था। देखिए, इनवर्ड ओरिएंटेड प्लान को सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो है वो अपनाया गया था, यानी कि आयात को जो है वो प्रोत्साहित किया गया था। और यहाँ पे जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में आउटवर्ड ओरिएंटेड प्लान को अपनाया गया, यानी कि यहाँ पे निर्यात को प्रोत्साहित किया गया, निर्यात को बढ़ाया गया। आगे देख लीजिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ से उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है, और 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद ही जो है वो आपका LPG को स्टार्ट किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 7वीं पंचवर्षीय योजना को आधारभूत संरचनाओं का योजना भी हम लोग कहते हैं। और आपका ये भी जान लीजिए कि देखिए, छठी जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित था, क्योंकि यहाँ पे MSME पे ज़्यादा फोकस किया गया था, इसको भी आप याद रखिएगा। अब देख लीजिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक जो बल है वो आपका खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार सृजन और अवसंरचना का विकास पे दिया गया था, और अवसंरचना के विकास में खास करके IT अवसंरचना के विकास पे बल दिया गया है। इस कारण इसको जो है वो आधारभूत अवसंरचना का प्लान भी कहा जाता है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में आपका सबसे अधिक बल खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार सृजन और अवसंरचनाओं का विकास पे दिया गया था, और अवसंरचनाओं के विकास में भी खास करके IT अवसंरचना के विकास पे बल दिया गया। इस योजना के अंतर्गत सेवा क्षेत्र का उदारीकरण प्रारंभ हो गया। तो जो आपका सर्विस सेक्टर है इसका लिबरलाइजेशन, इसका जो उदारीकरण प्रारंभ हो गया, यानी कि IT क्षेत्र का उदारीकरण हो गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि सेवा क्षेत्र को विकसित करके रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। तो इसका एक ही पर्पस था कि सेवा क्षेत्र को विकसित करना है, और इसके विकसित होने से आपका रोजगार में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। इस पंचवर्षीय योजना में व्यापारिक प्रतिबंधों में कमी लाकर निर्यात को भी प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। तो जो पहले जितना भी व्यापारिक प्रतिबंध था उसको कम किया गया, ताकि जो है आपका निर्यात इसको प्रोत्साहित किया जा सके, और जिससे निर्यात प्रोत्साहन नीति भी कहा जाता है। तो निर्यात प्रोत्साहन नीति सिंपल सी बात है कि व्यापारिक प्रतिबंधों को कम कीजिए और आप निर्यात को प्रोत्साहन दीजिए, वही आपका निर्यात प्रोत्साहन नीति कहलाएगा। ये आपका समझ में आ गया है, ये जो है वो आपका सारा बात हो गया है। तो आपका जो आयोजना का जो द्वितीय चरण था, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। आयोजना का द्वितीय चरण में हम लोग जो है वो पहला तो देखे हैं कि आपका ये क्या क्या पढ़े हैं। पहला हम लोग देखे योजना अवकाश, देखे योजना अवकाश के बाद जो है वो आपका यहाँ पे हम लोग
योजना अवकाश के बाद जो है वो हम लोग थोड़ा सा ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में पढ़े, फिर हम लोग चौथा पंचवर्षीय योजना देखे, फिर आपका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना देखे, फिर आपका छठवीं पंचवर्षीय योजना देखे, फिर छठी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है वो हम लोग सातवीं पंचवर्षीय योजना देख लिए। और सातवीं पंचवर्षीय योजना का भी जो है वो आपका बताया गया था। इसका टाइम पीरियड 1985 से लेकर 1990 तक था। पंचवर्षीय योजना अगर हम लोग जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यहाँ पे जीडीपी का जो है लक्ष्य रखा गया था 5% और प्राप्त हुआ था 6%। और ये जो है वो आपका योजना आयोग का निवेश मॉडल यहाँ पे अपनाया गया था। और ये जो है यहाँ पे आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट किया गया था 1987 में। 1986 में आपका शिक्षा नया जो शिक्षा नीति आया था। फिर 2021 में दोबारा शिक्षा नीति आता है और ये जो है वो आपका हाईली सक्सेस रहा था। और यहाँ पे रात्रि पाठशाला भी स्टार्ट किया गया था, टॉपर के द्वारा स्टडी जो है वो ट्यूशन देना, ये सभी किया गया था। अब देख लीजिए आयोजना का जो द्वितीय चरण, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आयोजना का द्वितीय चरण 1969 से लेकर 1990 तक चला था। इसका हम लोग देखते हैं क्या क्या इसका विशेषता है। पहला विशेषता देख लीजिए, तो बोला जाता है कि 70 के दशक में आर्थिक एवं राजनीतिक संकटों के कारण 1966 में पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया था। तो हम लोग जानते हैं 1966 में पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया था। इसके स्थान पे 1967 से लेकर 1969 के बीच में 3 साल के लिए एक वर्षीय योजनाओं को लागू किया गया था, जिसको योजना अवकाश कहते हैं। इसके अंतर्गत खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हेतु निजी निवेश और कृषि तकनीकों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया था। परिणाम स्वरूप भारत जो है वो खाद्यान्न उत्पादन में थोड़ा बहुत आत्मनिर्भर बना। चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास एवं गरीबी उन्मूलन को केंद्रीय स्थान प्रदान किया गया और जिसके अंतर्गत कृषि विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय पर भी जो है वो हम लोगों को बल दिया गया। पांचवें पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया कि सामाजिक न्याय के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया, जिसमें आपका 20 सूत्रीय कार्यक्रम, जिसको हम लोग निर्देशित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम यानी कि डायरेक्टेड पॉवर्टी एंटी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। और इसके साथ ही साथ न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी स्टार्ट किया गया था और इसे जो है वो गरीबी हटाओ अभियान भी कहा जाता था। इस अभियान के अंतर्गत रोजगार सृजन के ऊपर बल दिया गया, किंतु राजनीतिक अस्थिरता 1975 से 1977 के बीच में हुआ था। तो राजनीतिक अस्थिरता और जनता पार्टी के सरकार के सत्ता में आने के कारण पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को एक साल पहले ही जो है वो आपका समाप्त कर दिया गया और जिसके स्थान पे आपका रोलिंग प्लान को प्रारंभ किया गया था और जिसमें योजना के लक्ष्यों का निर्धारण, संसाधनों का आवंटन ये प्रत्येक वर्ष के लिए किया जाता था। फिर देख लीजिए रोलिंग प्लान जो है वो पूरी तरीके से असफल रहा। तो रोलिंग प्लान की असफलता एवं राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन के कारण छठी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक रणनीतियों में जो है वो आपका अमूलचूल परिवर्तन किया गया, यानी कि रेडिकल परिवर्तन किया गया, अमूलचूल। फिर बताया जाता है कि अर्थात जो आपका पीसी महालनोबिस का मॉडल था, यानी कि भारी उद्योगों के विकास पे ध्यान देना, उसके स्थान पे जो है वो आपका कुटीर और छोटे उद्योगों के विकास पे बल दिया गया और जिसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करना है। और इस कारण छठी पंचवर्षीय योजना में ही गांधीवादी विचारधारा पर आधारित जो है वो प्रथम योजना माना गया था। फिर देख लीजिए छठी पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और जो आपका समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है इसको प्रारंभ किया गया। तो आपका जो है वो दो ठो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी कि क्या बोलिएगा, रुकिए ज़रा सा, आपका हाँ NREP को और साथ ही साथ IRDP को स्टार्ट किया गया। तो NREP और आपका IRDP इसको स्टार्ट किया गया, उसके अलावा IUDP को भी स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो छठी पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया, जिनका मुख्य उद्देश्य क्रमशः श्रम आधारित रोजगार और स्वरोजगार में वृद्धि करना था, यानी कि आपका वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इसमें जो है वो आपका वृद्धि करना था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो है वो आपका आउटवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत सेवा निर्यात को प्रोत्साहित किया गया और साथ ही साथ आधारभूत अवसंरचनाओं विशेषकर IT अवसंरचना के विकास पर बल दिया गया। तो आधारभूत अवसंरचनाओं में खास करके जो है वो आपका IT अवसंरचना के विकास में बल प्रदान किया गया और इस कारण इसको जो है वो हम लोग अवसंरचना योजना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लान भी कहते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है वो प्रारंभ हुआ और जो है वो इसकी प्रमुख विशेषता रही थी। फिर हम लोग देखें कि जो आपका छठवीं और जो आपका सातवीं पंचवर्षीय योजना है, यहाँ पे उच्च आर्थिक समृद्धि दर के बावजूद आठवीं पंचवर्षीय योजना समय पर प्रारंभ नहीं हो सका, जिसके निम्नलिखित कारण थे।
तो आपका छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना उच्च आर्थिक समृद्धि यानी कि पाँचवीं और जो आपका छठा और जो आपका सातवीं पंचवर्षीय योजना था, ये जितना टारगेट रखा था टारगेट से ज़्यादा ये अचीव हुआ, तो यहाँ पे उच्च आर्थिक समृद्धि दर हुआ था। इसके बावजूद भी आपका 8वें नंबर का जो पंचवर्षीय योजना था ये आपका समय पे स्टार्ट नहीं हो पाया। और ये समय पे स्टार्ट नहीं हो पाया, इसके पीछे का क्या कारण था वो देख लीजिए, इसके पीछे का रीजन। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, वो देख लीजिए कौन कौन से रीजन रहे हैं। पहला, भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी, ठीक है। दूसरा रीजन, यूएसएसआर का विघटन एवं भारतीय निर्यात में कमी, ये एक रीजन था। फिर प्रथम खाड़ी युद्ध के कारण भारत में ऊर्जा संकट की समस्या उत्पन्न हुई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कच्चे तेल की जो है कीमत में वृद्धि के कारण भुगतान असंतुलन की समस्या उत्पन्न हुई। दूसरे शब्दों में घरेलू स्तर पे राजनीतिक अस्थिरता एवं वैश्विक स्तर पे राजनीतिक आर्थिक अस्थिरता के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना समय पर प्रारंभ नहीं हो पाई और जिसके परिणाम स्वरूप सरकार के द्वारा पुनः एक वर्षीय योजनाओं को प्रारंभ किया गया। फिर देख लीजिए पाँचवीं छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में उच्च आर्थिक समृद्धि के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था 1990 से लेकर 1992 के मध्य भुगतान असंतुलन की समस्या का सामना करना पड़ा। क्यों? तो पाँचवीं छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना में आपका जो एक उच्च आर्थिक समृद्धि दर हुआ था, फिर भी जो है भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो आपका डिफिसिट में ही रहा था। क्यों रहा था वो देख लीजिए। इसका कारण पहला बताइएगा, प्रथम खाड़ी युद्ध। ये जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था वो आपका कुवैत और इराक के बीच में हुआ था। जो आपका फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ था 1989 में, ये आपका कुवैत और इराक के बीच में ये युद्ध हुआ था। बताया जाता है कि प्रथम जो खाड़ी युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि के कारण भारत में भुगतान असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई और ऐसी स्थिति में भारत के द्वारा IMF से अल्पकालीन ऋण जो है वो मांग किया गया, किंतु उच्च ब्याज दर के कारण और सशस्त्र यानी कि कंडीशन यहाँ बहुत ज़्यादा लगाया था। तो उच्च ब्याज दर और आपका सशर्त ऋण के कारण भारत को जो है वो ऋण प्राप्त नहीं हो पाया। तो भारत जो है वो IMF से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आपका अल्पकालीन ऋण का मांग किया था, बट जो है वो IMF यहाँ पे भारत को ऊपर लोन दे रहा था, उसके ऊपर शर्त लगा रहा था, यानी कि कंडीशनल बहुत ज़्यादा कंडीशन लगा रहा था और साथ ही साथ यहाँ का जो ब्याज दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। इसके कारण भारत को जो है लोन यानी कि ऋण जो है वो प्राप्त नहीं हो पाया। किंतु विश्व बैंक एवं IMF के सलाह पर भारत सरकार के द्वारा आर्थिक सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ किया गया, जिसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति भी कहा जाता है। तो फिर भारत को IMF से लोन नहीं मिला, ब्याज दर को भी बढ़ा दिया और साथ ही साथ जो है वो आपका यहाँ पे शर्त भी बहुत ज़्यादा लगा दिया था, जिसके कारण भारत को लोन नहीं मिल पाया। लेकिन विश्व बैंक और IMF के सलाह के आधार पे भारत जो है वो आपका आर्थिक सुधार किया, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म किया और इस इकोनॉमिक रिफॉर्म में आपका निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति को भी अपनाया, जिसके कारण थोड़ा सा भारत की स्थिति जो है वो आपका सुधरा। बताया जाता है कि जनवरी 1991 में मात्र 15 दिन का फॉरेक्स रिजर्व यानी कि जो है आपके पास जो है वो आपका आयात व्यय बच गया था। आपके पास इतना कम पैसा बच गया था कि आप उस पैसे से मात्र 15 दिन के लिए ही जो है वो व्यापार वगैरह कर सकते हैं। इतना ज़्यादा आपके पास दिक्कत हो गया था। तो फिर जो है वो भारत क्या किया कि जो है आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को प्रारंभ किया और जिससे फिर जो है वो आर्थिक सुधार जैसे अपनाया, फिर भारत की जो है वो स्थिति थोड़ा सा बेहतर हुई फिर। ठीक है, ये आपका पहला कारण हुआ प्रथम खाड़ी युद्ध। दूसरा कारण है आपका USSR का विघटन। और USSR का जो विघटन हुआ था इसमें 14 को देश शामिल था। जब वो बिखरा, वो टूटा, जिसमें से सबसे बड़ा देश आपका रसिया निकल के आया। ठीक है ना, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, USSR के विघटन के कारण भारतीय निर्यात में तीव्र गति से कमी आई। अब देखिए, भारत निर्यात करता था तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता था और इससे आपका जो है वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ये आपका स्थिर रहता था, स्टेबल रहता था। लेकिन USSR का विघटन हो गया, भारतीय निर्यात में कमी हो गया और आपका कच्चे तेल की आयात में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, जिससे आयात व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई। आयात बढ़ रहा है, निर्यात कम हो रहा है, तो आपका परिणाम स्वरूप भुगतान असंतुलन की समस्या प्रारंभ हो गई। तब इंडिया जाकर निर्यात 4-5 कंट्री से करना स्टार्ट किया, बिकॉज एक पे डिपेंड होना दिक्कत था। तो पहले इंडिया जो है वो रसिया से तेल आयात करता था। तो जब आपका USSR का विघटन हुआ
तो तेल के कच्चे तेल के कीमतों में वृद्धि हुआ, आयात में वृद्धि होने के कारण आपका जो है वो आपका भुगतान असंतुलन की समस्या उत्पन्न हुई। तब जाकर जो इंडिया अब केवल एक देश से नहीं, आपका जो है वो 4-5 देशों के साथ जो है वो ये करने लगा, आयात करने लगा कच्चे तेलों का, क्रूड ऑयल का। तीसरा नंबर पॉइंट देख लीजिए, राजनीतिक अस्थिरता, ये भी कारण था। तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत में पॉलिसी पैरालिसिस की समस्या उत्पन्न हो गई थी। क्यों? तो राजनीतिक अस्थिरता था इस कारण से। अर्थात तत्कालिक जो सरकार है, तत्कालीन जो सरकार है, सरकारों के द्वारा आर्थिक संकट से निपटारा हेतु कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। तो उस समय जो भी सरकार था वो कदम नहीं उठा पाया जिससे आर्थिक संकट जो उस समय था उसको सॉल्व किया जाए। परिणाम स्वरूप जुलाई 1991 में भारत सरकार के द्वारा नई आर्थिक नीतियों को अपना लिया गया, जिसे एलपीजी नीति कहते हैं हम लोग। तो जुलाई 1991 में भारत सरकार के द्वारा नई आर्थिक नीतियों को अपनाया गया, जिसको हम लोग एलपीजी पॉलिसी कहते हैं, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन। इस नीति को जब सरकार अपनाया तो तब जाकर जो है वो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ तक जो है वो हम लोग आयोजना का दूसरा चरण कंप्लीट कर चुके हैं। आयोजना का पहला चरण 1951 से 1966 तक, आयोजना का दूसरा चरण 1966 से 1990 तक, आयोजना का तीसरा चरण 1992 से लेकर 2017 तक। क्योंकि 90 से 91, 91 से 92, ये आपका 2 साल के लिए क्या चला था, आपका 2 साल के लिए जो है वो आपका जो है वो 2 साल के लिए क्या चला था, रुकिए ज़रा साहब 1 मिनट। 2 साल के लिए जो है वो आपका क्या चला था, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, 2 साल के लिए जो है वो आपका यहाँ पे एनुअल प्लान चला था, यानी कि वार्षिक योजना चला था। एक तो आपका प्लान हॉलीडे 76 से 69 तक चला था, योजना अवकाश 3 साल के लिए। फिर आपका रोलिंग प्लान, ये आपका 1979 से 1980 तक चला था, 1 साल के लिए। फिर आपका वार्षिक योजना यानी कि एनुअल प्लान 2 साल के लिए चला था, 1990 से लेकर 1991 तक, फिर 1991 से लेकर 1992 तक, फिर 92 से लेकर 97 आपका यहाँ से 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका स्टार्ट हो जाता है, कंटिन्यू चलता है। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सारा कहानी आपको यहाँ तक पता चल गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप केवल छठी पंचवर्षीय योजना, छठी नहीं 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो है वो अब थोड़ा सा देख लीजिए कि ये यहाँ पे क्या क्या इसका कीवर्ड था। तो यहाँ तक तो हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में देख चुके थे। थोड़ा सा आप 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लीजिए। तो ये जो है वो आपका 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 तक चला था। ये मॉडल आपका उदारीकरण पर जोर देते हुए योजना आयोग का मॉडल था। इसमें लक्षित विकास दर है जो आपका 5% था, और इसमें जो आपका प्राप्त हुआ था 5.8 था, एकदम हाईली ये सक्सेस हुआ था। इसमें मुख्य उद्देश्य जो है वो, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आधुनिकीकरण को स्वीकृति प्रदान करना था। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था और एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई थी। साम्य एवं न्याय पर आधारित तार्किक प्रणाली की स्थापना की गई थी और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण किया गया था। ऊर्जा संरक्षण और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का विकास किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, यह योजना उदारीकरण की तरफ मुड़ने का संकेत थी, क्योंकि पहली बार दीर्घकालीन विकास युक्तियों पर जोर देते हुए उदारीकरण पर बल दिया गया था। 7th 5 ईयर प्लान की उसकी प्रमुख नीति गरीबी, बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय विषमता की समस्या को प्रत्यक्ष प्रहार करना था। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय पहलू के सभी मार्गों पर ध्यान दिया गया। तो ये सभी जो काम है वो आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। अब जो है वो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसको हम लोग आयोजना का तीसरा चरण कहते हैं, जो कि आपका 1992 से लेकर 2017 तक चलता है। तो इसको जो है वो हम लोग आने वाले नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा तो आपका हम लोग 11वीं पंचवर्षीय योजना तक कल के क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वो आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना और थोड़ा सा कुछ और पॉइंट आपका बच जाएगा, उसको जो है वो हम लोग आगे क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्या है क्या नहीं है सो, ठीक है। तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।